आज भारत और चीन के मध्य तनाव अपने चरम पर है और चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स बार बार भारत को गिदड़ बबकियाँ दे रहा है और वो कहता है कि यदि भारत से उसका युद्ध हुआ तो भारत को 1962 के संघर्ष से भी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। मुझे इस बात की हंसी आती है कि चीन 1962 को तो ज़रूर याद करता है, लेकिन वो 1967 की वो घटनाएं याद नहीं करता जिसमें भारत ने चीन को धूल चटा दी थी। 1967 का वर्ष भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसमें भारत ने चीन को न केवल सैनिक स्तर पर रौंदा था, बल्कि उस समय एक और घटना हुई थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी, भारत और चीन के दूतावासों के मध्य संघर्ष की। इन दोनों घटनाओं को मैं इतिहास के पन्नों से निकालकर आपके लिए लाया हूं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहले मैं बात कर लूं भारत और चीन के 1967 के संघर्ष की। तो अभी हम देखते हैं कि जब भी भारत और चीन के मध्य विवाद होता है, सैनिकों के मध्य या उनमें संघर्ष होता है, तो वो केवल हाथापाई तक होता है, उसमें गोलियां नहीं चलती। तो आखिर क्या वजह है कि चीन के सैनिक भारत के सैनिकों पर गोलियां नहीं चलाते? उसको समझने के लिए आपको 1967 की वो घटनाएं बताना ज़रूरी है जिसके बाद में भारत पर गोली चलाने से कतराने लगा है चीन। ये घटनाएं शुरू हुई 13 अगस्त 1967 को नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में चीनी सैनिकों ने गड्ढे खोदना शुरू कर दिया, जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया क्योंकि ये सारे गड्ढे चीन उस समय जो सिक्किम का क्षेत्र था और उसमें सीमा निर्धारित नहीं थी और साथ ही सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था, भारत का राज्य नहीं था। तो उस समय भारतीय सैनिक चीन और सिक्किम की सीमा पर तैनात थे। जब ये गड्ढे खोदना प्रारंभ किया तो भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया। उसके बाद में 20 अगस्त को 1967 को उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे राय सिंह, उन्होंने आदेश दिया कि भारत चीन सीमा पर तारबंदी की जाए और बाड़ लगाई जाए। जब उन्होंने बाड़ लगाना प्रारंभ किया तो चीनी सैनिकों ने इसका विरोध करना चालू कर दिया। दोनों तरफ धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। 6 सितंबर 1967 को उस तारबंदी के पास चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के मध्य धक्का-मुक्की हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों ने चीन के एक अधिकारी को मुक्का मार दिया। ये घटनाएं धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन इसका प्रभाव आगे बहुत बढ़ने वाला था और एक दिन ये एक बड़े संघर्ष का रूप लेने वाले थे। 11 सितंबर 1967 का वो दिन सुबह के 5:45 पे भारतीय सैनिक और कुछ इंजीनियर भारतीय सीमा पर तारबंदी में लगे हुए थे। कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को जनरल सगत सिंह ने आगाह किया था कि वे बंकर में रहकर ही तार लगाने की निगरानी करें, लेकिन राय सिंह खुले में खड़े होकर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने लगे। अचानक चीनी सैनिकों ने एक समतल मैदान पर खड़े इन सैनिकों पर फायरिंग खोल दी। चीनी सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और भारत के लगभग 60 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। कैप्टन डागर और जो राजपूत रेजिमेंट के हरभजन सिंह थे, उन्होंने चीनी सैनिकों का तगड़ा प्रतिरोध किया और चीनी बंकरों पर फायर स्टार्ट कर दिया। इस युद्ध में कैप्टन डागर और हरभजन सिंह भी मारे गए। कैप्टन राय सिंह और जनरल सगत सिंह जनरल थे, उन्होंने चीनी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आर्टिलरी फायर को शुरू कर दिया, जबकि तोपखाने से गोले दागने की परमिशन उस समय केवल प्रधानमंत्री दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इन आदेशों की अवहेलना करते हुए चीनी सैनिकों पर तोपखाने से गोले बरसाना चालू कर दिया और ये भारतीय सैनिकों का एक तगड़ा शौर्य था।
इस शौर्य के सामने चीनी सैनिकों की लाशों के ढेर लगने लग गए। 3 दिन तक ये फायर चलती रही और इस संघर्ष में चीन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ और चीनी सैनिकों को पीछे भागना पड़ा। इसके साथ ही सिक्किम में एक और दर्रा था जिसका नाम था चोला दर्रा। इसमें भी कुछ दिन बाद में 10 अक्टूबर के एक संघर्ष हुआ और इसमें भी भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों पर भारी पड़े और चीनी सैनिकों को 3 किलोमीटर पीछे तक भागना पड़ा। ये जो 1967 का संघर्ष हुआ था, इसमें चीनी सैनिकों के हताहतों की संख्या काफ़ी थी और इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार उस युद्ध में चीन के लगभग 740 सैनिक मारे गए, जबकि भारत की तरफ से भी 95 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई। लेकिन ये जो संघर्ष था वो बहुत बड़ा सदमा था चीन के लिए और इस संघर्ष की वजह से उन्होंने आज तक कभी भी बॉर्डर पर फायरिंग नहीं की। इसके अलावा 1967 में एक और घटना हुई जिसमें भारत और चीन के मध्य संघर्ष को न केवल चरम पर पहुंचा दिया बल्कि चीन को अपनी औकात का भी पता चला दिया। ये घटना थी 1962 में जो युद्ध हुआ। 1962 के युद्ध के बाद में भारत और चीन के संबंध काफ़ी खराब होते चले गए और उन्होंने अपने एक दूसरे के राजदूत वापस बुला लिए। केवल एक छोटा सा राजनयिक मिशन दोनों देशों में काम करता था। 20 अगस्त 1967 को भारतीय मिशन के एक अधिकारी थे जिसका नाम था कृष्ण रघुनाथ। वो विदेश सेवा के अधिकारी थे। वो अपने एक दोस्त पी विजय के साथ कहीं घूमने के लिए निकले हुए थे और एक पुराने मंदिर की तस्वीरें ले रहे थे कि अचानक चीनी सैनिकों ने उनको बंदी बना लिया और कहा गया कि वो चीनी सैनिकों के क्षेत्र में फोटोएं ले रहे हैं और वो भारत के लिए जासूसी का काम कर रहे हैं। इन दोनों अधिकारियों को पी विजयन और कृष्ण रघुनाथ को गिरफ्तार करके चीन के कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन दोनों को जासूस घोषित कर दिया गया और उनकी उस कोर्ट में काफ़ी लोगों के सामने बड़े बुरी तरीके से बेइज्जती की गई। ये घटना थी 13 जून 1967 की कोर्ट वाली जो घटना थी। उसके बाद में इन दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार करके बीजिंग हवाई अड्डे पर लाया गया, जहां चीन के हजारों लोगों ने उनके कपड़े फाड़ दिए और उनका विरोध किया। इस घटना से भारत काफ़ी आहत हुआ। लेकिन ये जब दोनों अधिकारी पालम हवाई अड्डे नई दिल्ली पे उतरे तो उस समय जनसंघ ने इनका बहुत बढ़िया स्वागत किया और एक हीरो की तरह उनका स्वागत किया। भारत ने चीन की इस घटना का विरोध बहुत बढ़िया तरीके से किया। भारत में जो चीनी दूतावास था उसके एक अधिकारी थे चेन लू ची। उन पर भारत ने जासूसी का आरोप लगाया लेकिन मुकदमा नहीं चलाया, केवल उनको भारत छोड़ने की आज्ञा दे दी। साथ ही एक और अधिकारी थे जिनका नाम था शी चेन होक। उन पर भी जासूसी का आरोप लगाते हुए भारत छोड़ने के आदेश दे दिए। इस प्रकार भारत और चीन दोनों के मध्य विवाद बढ़ने लगा। भारत के लोगों में चीन के प्रति काफ़ी आक्रोश था और इसी आक्रोश की वजह से भारत के लोगों ने नई दिल्ली में चीनी जो दूतावास था उसके बाहर एक तगड़ी भीड़ लग गई और इस भीड़ ने सुरक्षा व्यवस्था को नहीं मानते हुए उस दूतावास के अंदर घुस गए और उसके बाद में उस दूतावास की खिड़कियां तोड़ दी गई और चीनी दूतावास के अधिकारियों के साथ काफ़ी मारपीट की गई। इस मारपीट में 7 कर्मचारी जो चीनी दूतावास के थे वो घायल हुए और उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इस घटना का प्रभाव ये हुआ कि चीन के अधिकारियों ने जो भारतीय दूतावास था चीन में उसकी सुरक्षा की गारंटी लेने से मना कर दिया और वहाँ अधिकारी थे राम साडे और उसके घर पर चीनी व्यक्तियों ने हमला कर दिया और उस भारतीय दूतावास को चारों तरफ से घेर लिया। उस दूतावास के अंदर 63 व्यक्ति भारत के एक बंदी की तरह जिंदगी जीने लगे। न उनको खाने पीने की सुविधाएं दी गई, न उनको बाहर निकलने की सुविधाएं दी गई। एक तरफ चीन में भारतीय दूतावास के लोग बंदी थे तो इधर भारत में भी चीनी दूतावास का बड़ा तगड़ा विरोध होने लगा
और काफ़ी लोग घायल हो गए। चीन ने भारत से अनुरोध किया कि वो एक हवाई जहाज भेज रहा है और उस हवाई जहाज में इन दोनों अधिकारी चेन लुची और शी चेन होक को चीन आने की अनुमति दे। लेकिन भारत ने भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जब तक चीन नहीं झुकेगा तब तक वो चीन की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए उस हवाई जहाज को भारत आने से स्पष्ट मना कर दिया गया। ये तनाव दिनों दिन बढ़ने लगा। उसके बाद में जब भारत का दबाव चीन सहन नहीं कर पाया तो उसके बाद में चीन ने भारतीय दूतावास की घेराबंदी को बंद कर दिया और भारत के आगे समर्पण कर दिया। तब जाकर ये मामला शांत हुआ और भारत ने चीनी अधिकारियों को चीन जाने की परमिशन दी। उस समय चीन को इस बात का पता जरूर चल गया था कि ये भारत 5 साल पहले जो 1962 के युद्ध में परास्त हुआ है वो भारत नहीं रहा और 1967 का भारत दूसरा हो गया। आज जब 2020 चल रही है तो वो 1967 का भारत भी नहीं है। ये बात चीन को समझ लेनी चाहिए और चीन ये धमकियां देना बंद करके पहले से पर शांति व्यवस्था को कायम रखना चाहिए, क्योंकि भारत 1962 का नहीं है ना 1967 का। यदि चीन ने कोई भी हिमाकत की तो भारत इसका पुरजोर जवाब देगा और चीन को याद रखना चाहिए कि किस प्रकार 1967 में उन्होंने अपने क्षेत्र में भारतीय पराक्रम को देखा है और ऐसा ही जवाब आगे भी मिलेगा। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।